हो गया। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका अभिनंदन है। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं। हम नमस्कार युवा रोहित जी। चेतना के तरफ से नमस्कार कोविड नमस्कार और इंडिया, सबको। कोविड एंड इंडिया विषयक वेबिनार में भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली और उसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राणा एके सिंह जी का इस वेबिनार में बतौर एमिनेंट स्पीकर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, आपका म्यूट हो गया है। रोहित जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूटेड हो गए हैं समहाउ। हम लोगों के बीच कोविड और भारत विषयक वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत साहब जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन इस वेबिनार में करते हैं। जस्टिस पीसी पंत साहब, इस वेबिनार में भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी जुड़े हैं। हम आपका भी इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार में मैंने पूर्व में ही बताया कि दिल्ली का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है आरएमएल, उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर राणा एके सिंह जी जुड़े हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इस वेबिनार में छत्तीसगढ़ से हम लोगों के मित्र, वरिष्ठ उद्योगपति और लगातार कोरोना महामारी में युवा चेतना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश भर में लोगों की सहायता में तत्परता के साथ खड़े भाई मनोज गोयल जी जुड़े हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इस वेबिनार के उद्घाटनकर्ता, हम सबों के अभिभावक, महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी जुड़े हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इस वेबिनार में तथागत सतपति जी को भी जुड़ना है, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और देश के बड़े पत्रकार भी हैं। वो भी हम लोगों से जल्द ही जुड़ेंगे। डॉक्टर पीके सिंह साहब हम लोगों से जुड़ चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। पटना एम्स के डायरेक्टर हैं। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप एक हेलो करें हम लोगों को। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी को जुड़ना है। डॉक्टर डीके गुप्ता साहब, जो फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं नोएडा के, वो भी जुड़ने वाले हैं और विधिवत तौर पर वेबिनार शुरू होगा। इस बीच में मैं आग्रह करूंगा श्री मनोज गोयल जी से कि अपनी बात को रखें। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपने माध्यम से, अपने उपक्रमों के माध्यम से और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बाहर युवा चेतना के माध्यम से वो लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। आपके माध्यम से आज इस वेबिनार का विषय प्रवेश होगा। आपके पास 10 मिनट का समय है। आप अपनी पूरी बात इत्मीनान पूर्वक रख सकते हैं। श्री मनोज गोयल जी, छत्तीसगढ़ हम लोगों के युवा में। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जस्टिस पंत साहब को प्रणाम, डॉक्टर संजीव शर्मा जी, डॉक्टर तथागत सतपति जी, डॉक्टर एनके सिंह जी, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, वीके सिंह जी, डॉक्टर आरके गुप्ता जी, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं मनोज गोयल रायपुर से
हम कोरोना को, जो आज का विषय है कि कोरोना और भारत, कोरोना जो आया हमारे जो छत्तीसगढ़ में जब शुरू हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि एक कोई पूरे रोड सूने हो गए हैं और एक अजीब सा माहौल हो गया जो हम कभी फिल्मों में देखा करते थे कि एक सड़कें खाली हो जाएंगी, कोई वायरस आएगा, कोई ऐसा आएगा। ऐसा माहौल हमने देखा। और उसके बाद जो जो हमको काम करने को मौका मिला, हमने करीब 20 गांवों को गोद लिया, उनमें लगातार मास्क पहुंचाए, करीब 50,000 मास्क पहुंचाए, हर घर में सैनिटाइजर और साबुन पहुंचाई। जो जो हम कर सके, हमने एक एम्बुलेंस भी दी सरकार को, जो जो कर सके किया। लेकिन आज कोरोना की हम बात करें तो कोरोना ने भारत को व्यक्तिगत रूप से, जो लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो भाव था, जो अभी हम अलग अलग हो गए थे, हम एक एक दृष्टि से देखें तो, महामारी की दृष्टि से देखें तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से देखें तो लोगों को इसने जोड़ा भी है। हम लोग करीब 6-6 महीना साथ में रहे। जो लोग इस महामारी से परेशान हुए, वो शहरों में जो तकलीफें आई वो बहुत ही तकलीफदायक है, लेकिन उसका एक अलग पहलू भी है। जब लोग लोग एक एक दूसरे से जुड़े और लोगों ने देश के लिए काम करना शुरू किया, देश की सरकारों ने भी बहुत मेहनत करी, चाहे कोई कोई स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबने लोगों को सहयोग किया और आज हमारा देश सबसे कम मृत्यु दर पर खड़ा है। इसका कहीं ना कहीं योगदान हमारे भारत की सरकार और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनकी सरकारों को भी है। युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी पहली बार समझी। लोग कहते हैं कि हमारे देश का युवा भटका हुआ है। जब इस महामारी के समय में जब ये बात आई कि सीनियर्स लोगों को डर है कोरोना के समय में, तब देश का युवा आगे बढ़ा और उसने पूरे देश का संचालन अपने हाथ में कर रखा है। पूरा देश ऐसे संचालित किया कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना आने पाए। चाहे फूड पैकेट्स बांटने की बात हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात हो, हर जगह युवा आगे दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश में युवा को एक जिम्मेदारी आई है और देश की सारी संस्थाओं ने पूरी मेहनत की है। पहले ये जो बीमारी है शहरों तक फैली हुई थी, तो उसमें शहर की चपेट में जो लोग आ रहे थे, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांव में है, तो हम इसमें बहुत कम प्रभावित हुए। लेकिन जब ये दूसरी लहर आई तो ये गांव तक भी पहुंच गई। गांव तक पहुंचने के बाद हमको ये समझ में आया कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी कमजोर है और इनको कितना मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसमें देश के सभी लोग लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। जो व्यवस्थाएं आज कंप्लीट हो रही हैं, जो व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं, ये भविष्य में भी हमारे देश को सहयोग करेंगी। और देश को समझ में आया कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन चाहे टीवी पे हम कुछ भी दिखा लें, कुछ भी बातें कर लें, लेकिन असल में हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जो ये भारत, सनातन भारत है, इसके अंदर जो खुद की जो ताकत है, खुद जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास ने इस देश को बचा रखा है और सभी मिलजुल कर इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। मैंने देखा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में एक टोली बना दी गई है। युवा वर्ग जो गांव में अंदर आता है, जो नया व्यक्ति गांव में अंदर आ रहा है, उस व्यक्ति को अलग पहले पता करते हैं कहाँ से आया, कैसे आया। उनको स्कूल में क्वारंटाइन कर रहे हैं, सामुदायिक भवनों में क्वारंटाइन कर रहे हैं और फिर उनकी जांचें हो रही हैं। इससे छत्तीसगढ़ में बहुत लाभ मिला। कुछ गलतियां तो सबसे हुई हैं, चाहे लोगों से हुई है। जब ये जनवरी फरवरी के बाद ऐसे लगने लगा कि भारत से कोरोना चला गया है, उसके बाद लोग ज्यादा ही क्लोज होने लगे, शादियां होने लगी, सारे मॉल्स चालू हो गए, होटल चालू हो गए। ऐसे हो गया कि जैसे कोरोना चला गया हो। उस दिन जैसे जनरल विपिन रावत साहब कह रहे थे कि कोरोना अभी तो आया है, अभी गया नहीं है। वही बात है कि हम सबको ये मिलकर सोचना होगा कि हमको अपने आप को बचाना और हमारे कारण जो लोग प्रभावित हो सकते हैं उनको बचाना कितना जरूरी है। दूसरी लहर में हमारे करीब करीब के जो लोग गए हैं, हमको समझ में आया कि कितने लोग यहाँ पर गए। मेरे करीब 2 दोस्त इस महामारी से चले गए। हमारे जानने वाले करीब 12-15 लोग चले गए। हम लोग करीब 45 से 50 दिन घर पे थे, तो हमने कोशिश की कि हम ना निकलें इस समय पर। लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में निकलना भी पड़ता है, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो इस विपत्ति से सामना कर रहे हैं, जो देश को बचा रहे हैं,
उनको निकलना भी पड़ता है, तो वो लोग निकल रहे हैं और उनको तकलीफें भी हो रही है। लेकिन आज देश जिस मुकाम पे खड़ा है, आज देश ये सोच ले, सब मिलकर ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम इस कोरोना बीमारी को हराएंगे और सब मिलजुल कर हराएंगे, तो ये बीमारी साल से 6 महीने साल भर हमारे देश से चली जाएगी। बार बार ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ी, इसके कहीं कारण ये जो अभी चुनाव हुए, आप देखेंगे अभी सबसे ज्यादा केसेस हमारे चार स्टेट्स में है, आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इन 2 स्टेट्स में इलेक्शन जब हुए तो खूब रैलियां हुई, खूब लोग एक दूसरे से मिले, तो उन 4 स्टेट्स में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ये सबसे खतरनाक इन 4 स्टेट्स में जो पोजीशन है आज है। यदि भारत सरकार 6 महीने यदि इन राष्ट्रपति शासन लगाकर इन चुनावों को रोक देती तो शायद देश की पोजीशन कुछ और होती। लेकिन फिर भी हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाके पॉजिटिव होना चाहिए और देश में व्यवस्था के सुधार में जो हमसे बन पड़े हमको करना चाहिए। मैं जितना कर सकता हूँ उतना अपने दम पर कर रहा हूँ और मेरे साथी भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति कर रहा है। अपने अपने स्तर पर सबके अंदर ये भावना आई है कि हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए और सभी कर रहे हैं। और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं अभिषेक स्वामी जी का, ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे युवा चेतना के जो हमारे भाई हैं, संरक्षक हैं, माननीय रोहित सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोहित। थैंक यू मनोज जी, आपकी सेवाएं देश को मिलती रहे। आप एक उद्यमी होने के साथ साथ एक नेक इंसान हैं, लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रयासरत हैं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा के अति प्रतिष्ठित फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में कोविड के पीरियड में अपने शक्ति अनुसार लोगों की सहायता में तत्परता के साथ खड़े रहे भाई डॉक्टर डीके गुप्ता जी से आग्रह करता हूं वो अपनी बात को रखें। डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं जस्टिस पीसी पंत साहब, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, स्पेशल गेस्ट जो हमारे एक्स एमपी हैं श्वेता पतिजा जी, चीफ स्पीकर हैं डॉक्टर संजीव शर्मा वाइस चांसलर जी, और रोहित भाई, और ऑल एमिनेंट स्पीकर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आयोजन किया रोहित भाई ने। कोविड समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, देश की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, उस पे अगर इस तरह के प्रोग्राम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह के वेबिनार्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में एक संदेश जाता है कि हम सब सीरियस हैं और हम सब मिलके जनता को अवेयर कर सकते हैं, जनता के अंदर जागरूकता पैदा कर सकते हैं। और शायद जैसे पहले स्पीकर ने बोला है, डेफिनेटली अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो अगले 6-8 महीने में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत दूर नहीं है कि कोविड एक फ्लू होकर रह जाएगा, जब मैं पहले भी ऐसा बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। इसके लिए तरीका यही है कि हम सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, हम सबको टीकाकरण कराना पड़ेगा। 80% आबादी को जब तक टीकाकरण नहीं होता तब तक ऐसी लहरें आती रहेंगी, ऐसी लहरें नहीं भी आएंगी तो सर्ज आएंगी, किसी जिले में फैल जाएगा जैसे बर्ड फ्लू फैलता है, या किसी स्टेट में फैल जाएगा। तो अगर इन सब सर्च को रोकना है, पीक्स को रोकना है, या हमें जो ग्राफ है इसमें डेंट जैसा भी मारा है, आपने परमानेंट डेंट मारना है, परमानेंट में फ्लैटनिंग ऑफ कर्व करनी है, तो फिर हमें डेफिनेटली एक ही बहुत बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है टीकाकरण। अगर हम टीकाकरण को बढ़ावा दे दें किसी तरह से, और किसी तरह से सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके और आप जैसे लोग मिलके जो उद्यमी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर जनता को जागरूक कर दें और जनता की सहूलियत के हिसाब से, मीन्स अगर किसी को फ्री चाहिए तो फ्री सेंटर्स होने चाहिए, सरकार के लिए आयोजित करे, बुद्धिजीवी करें या हमारे उद्योगपति करें, या हमारे जो बड़े विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जिनका पार्टी में बहुत सारा पैसा होता है, पार्टी फंड बहुत होता है। तो अगर जो फ्री लोगों को चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री उनके डोर स्टेप होना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी डोर स्टेप पे वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर भय बना हुआ बाहर निकलने से, या अस्पताल जाने से, या क्लिनिक पे जाने पे। तो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं मैं जाऊंगा तो मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, मैं इन्फेक्शन लेके आ सकता हूँ। और ये बात सच है कि दोबारा री इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, री इन्फेक्शन हो रहा है, इवन टीकाकरण के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए अगर हम ऐसी कोई मुहिम चालू कर दें, ऐसा कोई जन आंदोलन कर दें कि हम सबके घर पे टीकाकरण पहुंचाएं, ईज पे होना चाहिए, लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, लोगों की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए,
या 24/7, जैसे हम फिलिक्स हॉस्पिटल ने विश्व का पहला एवं देश का पहला ऐसा सेंटर खोला है जो 24 घंटे चलता है। 24/7 आप ड्राइव थ्रू करके आ सकते हो, अपनी कार से आ सकते हो, आप वॉक इन कर सकते हो, आप रजिस्टर करके आ सकते हो। तो हम लोग ने ऐसा करा कि नोएडा ऐसा शहर है जहाँ पे लोग बड़ी डिफरेंट शिफ्ट में काम कर सकते हैं। कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है, कोई नाइट में करता है, कोई घर से काम कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई आईटी में है, कोई कॉर्पोरेट में है। तो ऐसे लोग हैं जिनको अपनी सहूलियत के हिसाब से और टीकाकरण का मन करता है। दूसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जो 8 घंटे वाला काम था उसको 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कहीं ना कहीं भीड़ कम हो जाती है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना वो आसान हो जाता है। तो ऐसे कुछ आउट ऑफ बॉक्स मुझे लगता है थॉट्स चाहिए हम लोगों को कि किस तरह से हम घर घर गांव गांव, जैसे गांव में एक दिक्कत आएगी, जो गांव वाले हैं उनको इतना टैक्स से भी नहीं है, इंटरनेट यूज करते नहीं है या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन खास करके जो गांव में, तो उनको कैसे कोई हम जन सुविधा केंद्र क्रिएट करें, कोई बुद्धिजीवी प्रधान के पंचायत में कुछ काम करें। तो वहां पे भी मैं घर घर जाके टीकाकरण एक ऐसा बड़ा हथियार हमारे पास है जो अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम लोग घर घर पहुंच के टीकाकरण कर सकते हैं और इसका बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। अभी थोड़ी दिक्कत है, हम मानते हैं कि डिमांड और सप्लाई में गैप है, सरकार ने प्रयत्न कर रही है, थोड़ा पहले डिले हो गया कुछ चीजों में, उसकी वजह से हमारे पास डोजेस कम है। बट डेफिनेटली अगले 1 महीने में, जून की बात करें तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ वैक्सीन होगी, मतलब प्रचुर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी, प्राइवेट सेक्टर पे भी, पब्लिक सेक्टर पे भी। पब्लिक सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास होगी, और बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो अपना CSR फंड करके कॉर्पोरेट्स को वैक्सीनेट करवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इससे क्या होगा, अगले 6 महीने अगर हम हर रोज 1 करोड़ टीकाकरण करें तो अगले 6 महीने में एक सफिशिएंट पॉपुलेशन को हम लोग वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है हथियार है। दूसरा ये है कि जब तक टीकाकरण नहीं होता, जब तक 80% लोग इम्यूनाइज नहीं होते, जब तक हमारे यहाँ हार्ड इम्यूनिटी नहीं आती, तब तक हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा बार बार, क्योंकि जैसे अब लहर खत्म हो गई लोगों का डर खत्म हो जाएगा। ऐसे पहली बार भी होता है, दिसंबर में केसेस कम हो गए थे, लोगों ने कोविड बिहेवियर छोड़ दिया, मास्क लगाना छोड़ दिया था, फिजिकल डिस्टेंसिंग छोड़ दी थी, मार्केट्स खुल गई थी, सब कुछ लोग नॉर्मल रूटीन में करने लग गए थे। शायद उसी का बड़ा जो हमें इफेक्ट मिला कि हमें सेकेंड वेव में लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी, लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो गई, लाखों लोग घर खराब थे, लाखों लोगों के जो फाइनेंसेस थे वो गड़बड़ हो गए। क्योंकि हमें पता है हमारे देश में जो व्यक्ति इलाज कराने जाता है उसमें 61%, मैं फिर बोल रहा हूँ, 61% लोग आउट ऑफ पॉकेट खर्च करते हैं, मतलब लोग अपने जेब से पैसा निकाल के खर्च करते हैं, उनके पास कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता। और कोविड के दौरान तो अस्पतालों ने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे रेट्स कैसे थे सबको पता है। तो मैं खुद अस्पताल चलाता हूँ, मेरा नॉन कोविड हॉस्पिटल है, तो कहीं 61% लोग अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं। अगर हमें सच में इनको बचाना, वो पैसे कहाँ से आते हैं, लोग कर्जा लेते हैं, लोग घर बेचते हैं, अपना खेत बेचते हैं, उधार लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 70% डिपेंडेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे या प्राइवेट हेल्थ केयर पे। 30% बेड्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए 70% ये डोमिनेंट है बाई प्राइवेट सेक्टर। जबकि जो बड़े शहर, बड़े देश हैं, जैसे यूके हो, इंग्लैंड हो, इवन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब में जो लोग जीडीपी का अपना 10 से 15% तक खर्च करते हैं सिर्फ हेल्थ केयर पे, हम लोग अभी तक 1.25% खर्च कर रहे थे। इस साल से हम लोग 2.5% के आसपास खर्च करेंगे। इवन जो ब्रिक्स कंट्री हैं, WHO की जो गाइडलाइंस हैं, वो सब 5% करती है इंडिया को छोड़ के। तो कम से कम हमें, जब तक हमारा 5-10% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर पे ना होने लगे, तब तक हमें प्रिवेंशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक बार बीमारी हो गई तो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, डेथ भी होगी, आपका पैसा भी लगेगा, आपका हॉस्पिटल स्टे भी होगा, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होंगी, आपके जो काम है वो। तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। प्रिवेंटिव मतलब जी, तो उस पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, इतना अच्छा आयोजन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर DK गुप्ता साहब, आपने विस्तार पूर्वक कोविड महामारी की समस्या, समाधान, भविष्य, वर्तमान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही साथ आपका अस्पताल किस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश और देश में लोगों की सहायता में खड़ा है, उस संदर्भ में भी आपने प्रकाश डाला। हम लोगों के बीच देश की अति प्रतिष्ठित चिकित्सक और लखनऊ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी जुड़ चुकी हैं, RML लखनऊ की डायरेक्टर हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी से कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी।
तथागत सतपति जी, आज पुनः साइक्लोन के कारण दिक्कत आ रही है वहां नेटवर्क की, इस कारण अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी से, आरएमएल लखनऊ की डायरेक्टर हैं, वो वेबिनार में जुड़ी हुई हैं, वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सिंह जी, एंड अ वेरी Thank you, गुड madam. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड बहुत अच्छा लगा है कि आपने ये इतना ही इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट आज के दिन वेबिनार ऑर्गेनाइज करा है। तो सबसे पहले हमारा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना इम्पोर्टेंट वेबिनार आज ऑर्गेनाइज करा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं कि सेकेंड वेव में वी वर कॉट अनअवेयर, बट अब हम लोग को जो तैयारी है फुल प्रूफ होनी चाहिए एज मच एज पॉसिबल फॉर द थर्ड वेव। एंड एज अ क्लिनिशियन मेरी इंट्यूटिवनेस है कि अगर ये जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की है, पीडियाट्रिक लोगों की है, बच्चों की है, तो ये हो सकता है काफी इस बारी बच्चे इन्वॉल्व हों। और चूंकि बच्चों में प्रोपेंसिटी फॉर लंग इन्वॉल्वमेंट कम होता है, तो इनमें एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के होने की संभावना बहुत हाई है। एंड ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में एक दवा चलती है जिसे IVIG कहा जाता है। तो हम लोग की कोशिश है शासन लेवल पे और अपने हॉस्पिटल लेवल पे भी कि IVIG के स्टॉक्स प्रॉपर होने चाहिए। ये जो हुआ था कि रेमडेसिविर की कमी हुई और उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के लिए जो एम्फोटेरिसिन बी है उसी की कमी हुई, तो ये चीज फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ये इस समय कोशिश में हैं कि जितना हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है थर्ड वेव में क्या होने वाला है, क्या वायरस के वेरिएंट होंगे, कितना वो कवर्ड होंगे बाय वैक्सीन, कितना नहीं कवर्ड होंगे वैक्सीन के, बट हम लोग की प्रिपरेशन होनी चाहिए है इन ऑल डायरेक्शंस, स्पेशली फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। सो एक फर्स्ट थिंग दैट आई सेड कि IVIG का प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए सो दैट इस बारी उसकी शॉर्टेज ना हो। So UP government along with the individual hospitals are trying to ensure that. Number two important thing is that all the hospitals have to be geared up कि अगर मानिए pediatric patients involve होते हैं तो उनके ICU care में पूरी तैयारी होनी चाहिए है। तो उसके norms have already been established by the UP government, circulated to all the hospitals of the UP government, both the private and the government, so that उन norms के accordingly हम लोग की एक state of preparedness होनी चाहिए। But in our hospital, I've taken over लोहिया 2 weeks back, तो पहली चीज मैंने वहां जाके देखा कि कोविड का क्या सेटअप है, कोविड ट्रीटमेंट का। तो वहां पे एक maternal and child referral center है which has about 200 bed. It has been converted into a COVID hospital and very nicely running for the treatment of COVID patients. तो उसी में हम लोग ने 100 बेड्स ईयरमार्क कर लिए हैं फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, जिसमें 50 ICU HD होंगे एंड 50 आइसोलेशन रूम्स होंगे, सो दैट अगर ये बच्चे आते हैं वहां पे ट्रीटमेंट के लिए कोविड के, अगर थर्ड वेव में अगर काफी अच्छा नंबर होता है बच्चों का, तो एटलीस्ट वहां पे फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए कोविड pediatric ICU में for the treatment of these patients. तो यही state of preparedness I would appeal that all other hospitals, whether government or private, should have in place this time so that we are not caught unaware and very quickly we can control the situation, which actually is second wave में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, ऑक्सीजन शॉर्टेज की, ड्रग की अवेलेबिलिटी की, अब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में एम्फोटेरिसिन बी की प्रोडक्शन is not matching कि कितना उसका हम लोग का डिमांड है। सो ये चीजें हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि थर्ड वेव में ना रिपीट हो। और जैसे आपने ऑलरेडी हाईलाइट करा है वेरी वेरी अप्रोप्रिएटली, वी शुड encourage as much as possible for vaccination of people on a large scale, you know. So ये मेरी तरफ से मैसेज है।
थैंक यू डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी। आज आप कई वेबिनार्स में व्यस्त थी, संडे का दिन है, आरएमएल लखनऊ की निदेशिका हैं और वरिष्ठ चिकित्सिका हैं देश की, आपने इतना समय दिया। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एम्स पटना के डायरेक्टर और उत्तर प्रदेश लखनऊ के अति प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर पीके सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। डॉक्टर पीके सिंह, डायरेक्टर एम्स पटना। आवाज आ रही है? ओके, पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जो भी वेबिनार्स में इसमें जुड़े हुए हैं, काफी प्रतिष्ठित लोग हैं, और आपको धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे एक मौका दिया इस कोविड के बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ अपने अनुभव शेयर करने के लिए, जो पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने, और आगे क्या करना चाहिए, क्या होगा, ये सब के लिए युवा चेतना के जो संयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो हम पिछले 1.5 साल से कोरोना के लिए कि डिफरेंट एस्पेक्ट से बात भी करते आ रहे हैं, उससे जूझते भी आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स को हम ट्रीट भी करते आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी है, या जिसको मैं आप सब में शेयर करना चाहूंगा, वो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में हम कई तरह से, कई रूपों में हमारा एक पूरे समाज का बिहेवियर रहा है। हम काफी पैनिक के स्टेज में थे शुरू में, नेचुरली पैनिक होता भी है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। फिर उसके बाद देखा गया कि हम जो है एकदम केयर फ्री भी हुए। कुछ लोगों में, हमारे इस सोसाइटी में ही देखा गया कि हम जो है डिनाइल मोड में भी थे कि कोरोना कुछ नहीं होता है, इट डजंट अफेक्ट एनी मोर टू, मतलब इट डज नॉट अ काइंड ऑफ एनी बीमारी व्हिच शुड ट्रबल अस। तो कई तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स देखने को मिले, एंड इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हुई। काफी सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, आगे बढ़ के काम किया, और कोरोना से, चाहे वो चिकित्सक वर्ग हो चाहे नॉन चिकित्सक वर्ग हो, जिसने कि काफी ज्यादा कोरोना में लोगों की मदद की है, और हमारी जो लड़ाई कोरोना के अगेंस्ट इसको काफी मजबूत किया। बट इसके साथ साथ काफी बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई। रादर वो हमारे लिए एक सीख बन सकती हैं। हमें इस तरह के सब एक जो सिविलाइज सोसाइटी को हम वो करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद वो बिहेवियर्स हमारे अच्छे नहीं थे, चाहे वो डिनाइल हो, चाहे वो ओवर रिएक्शन हो, चाहे वो, एंड इसके अलावा देखा जाए तो बड़ी भ्रांतियां भी फैली, फेक न्यूज़ भी चली, कभी अच्छी चीजों को भी बताया गया तो कभी खराब चीजों को भी बहुत ज्यादा उजागर किया गया, जिससे एक बड़ा कंफ्यूजन स्टेट भी पैदा हुआ। तो इस सब रूप से देखा जाए तो ये भी हमारे जो एक लड़ाई है हमारी अगेंस्ट में कोरोना की, उसको बहुत कमजोर करती है। तो हम सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इन सब चीजों को भी कर्व करना है। यदि हम बहुत अफेक्टिव लड़ाई अपनी लड़ना चाहते हैं कोरोना से, तो हम एज ए सोसाइटी, हमारा जो रिस्पॉन्स, बिहेवियर रिस्पॉन्स है, वो वास्तव में बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी तो साइंस एंड अदर थिंग्स विल टेक केयर, बट अनलेस वी हैव a appropriate or good response against any trouble, perhaps we may not be able to win this. तो ये मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट कहना है। बाकी तो बाकी लोगों ने काफी बताया है। एम्स पटना एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था। बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए सारा का सारा लोड एम्स पटना ने काफी संभाला, एंड फिर ये हॉस्पिटल को जो है उन्होंने declare किया as a excellence and institute of excellence for COVID treatment purpose. We had the complete जो हमारे बिहार की चिकित्सा व्यवस्था थी उसके साथ मिलकर हमने काम किया। बहुत सारी चीजों को उनका एडवाइस दी, SOP शेयर किए, एंड किस तरह से ICU में पेशेंट ट्रीट करने उसके लिए बहुत सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की,
तो इस तरह से एक एम्स पटना का एक रोल रहा कि हम इस तरह से पूरे बिहार स्टेट को एक साथ लेके कोरोना से लड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर के सिंह जी, डायरेक्टर एम्स पटना। मैं आग्रह करूंगा बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले, दिल्ली का लाइफलाइन माना जाता है आरएमएल हॉस्पिटल को। जब एम्स दिल्ली में सफदरजंग में लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है तो लोग आरएमएल पहुंच जाते हैं कि भाई किसी तरह से मिल जाए, वही बचा सकता है जान। और अत्यंत सहज व्यवहार में, अत्यंत सहज और लोगों की बहुत मदद करने वाले डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राणा एके सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा वो कोविड एंड इंडिया विषयक वेबिनार को एड्रेस करें। डॉक्टर राणा एके सिंह जी। रोहित जी, सर्वप्रथम मैं आपको और पूरा युवा चेतना परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और बड़ा आभारी महसूस कर रहा हूं अपने आप को, आप लोगों से, कि इतने गणमान्य लोगों से मुखातिब होने का और उनको सुनने का मुझे इस वेबिनार के जरिए जो आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेबिनार से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का, वक्ताओं का, जस्टिस पंत सर हैं, स्वामी जी हैं और सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और ये जो मौका हमें मिला है, ये मौका में मैं कुछ तो अपनी पक्ष भी रखूंगा, लेकिन जो सबसे अहम चीज मैं देख रहा हूं कि मुझे काफी और लोगों के जो वक्तव्य से सीखने का मौका मिलेगा। और एक बार और आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने हमारी संस्था जहां मैं काम कर रहा हूं उसके लिए जो आपने अच्छे जो अपने भाव व्यक्त करे, मैं बहुत ही अभिभूत महसूस कर रहा हूं अपने आप को। देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें कुछ मैं जानबूझ करके दोहरा रहा हूं तो हर वक्ता कह रहे हैं। मैं क्यों दोहराना चाहता हूं कि वो इतना अहम है, इस लड़ाई का सबसे प्रमुख हथियार है। दो चीजें हैं, एक है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। पहले वेव के बाद जिस कड़ाई से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम लोगों ने पालन किया था, उसका नतीजा सामने आया था पिछले वर्ष के आखिरी महीनों में। कोरोना बिल्कुल अपने निम्नतम स्तर पे चला गया था और हम लोगों को लगने लगा था कि शायद ये कोरोना घटते घटते अब हमारे देश से बाहर निकल जाएगा और हम लोग इससे सारे लोग महफूज हो जाएंगे। तो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसने अपना रिजल्ट दिया है। अब है, दोहरा रहा हूं कि लास्ट मंथ्स जो रहा है हमारे 2020 का, जब हम लोग आश्वस्त होकर के सावधानी के फ्रंट पे बहुत कमजोर हो गए, मास्क लगाए नहीं हैं, लगाए हैं तो गले में लटका हुआ है, अगर फेस पे है तो मुंह ढका हुआ है, नाक नहीं ढका हुआ है, दोनों ढका हुआ है, तो हर थोड़ी देर में उसको नीचे कर ले रहे हैं। मैं जिंदगी को रोक के रखने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो सही समय नहीं था इतनी सावधानी में ढिलाई देने का। शादियां हो रही थी, जलसे हो रहे थे, बड़े कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे थे, बड़ी सभाएं हो रही थी। ये एक ग्रेडेड ढंग से, एक ग्रेजुएटेड ढंग से होनी चाहिए थी, लेकिन इनके आयोजन के साथ साथ अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करते रहते तो जो दूसरा वेव है वो इतनी बड़ी त्रासदी की तरह आया और एकदम सडन आ गया था। लगा कि जैसे बिल्कुल, चूंकि मैं चिकित्सा संस्थान में काम करता हूं, लगा कि जैसे बिल्कुल वोल्केनो की तरह फट गया। अब जब इतनी बड़ी महामारी, देखिए हमारा देश बहुत विशाल देश है, विशाल देश में एक तो है कि ये विशाल जो देश है वो हमारा स्ट्रेंथ है। 130 करोड़ लोगों का देश जो है, ये एक बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है, बल है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस तरह की महामारी में ये अगर देखेंगे कि एक बड़े
वर्ग को या बड़े समूह को अगर अफेक्ट करना शुरू कर दे तो ये किसी भी व्यवस्था को चरमरा देने के लिए काफी है। और जो सडन जो सेकेंड सर्ज आया है, ये हम लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिली हैं कि व्यवस्था बिल्कुल एकदम ब्रिंक पे चला गया था। कभी कभी सारे लोग थोड़ा लगता था कि जैसे कि हम लोग बड़े इनएडिक्वेट से हो गए हैं। तो लेकिन साथ में जैसा मैंने कहा कि 130 करोड़ लोग हमारे स्ट्रेंथ भी हैं। हमारे पहले के वक्ता लोगों ने भी कहा है कि सारे लोग मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस लड़ाई में हम लोग दोबारा लगे, और दोबारा लग करके एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये खुशी को हम लोगों को संजो के रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि ये खुशी हमारे साथ रहती रहे, चलती रहे। अभी कोरोना की संख्या मैं दिल्ली में अपने अस्पताल में देख रहा हूं कि पहले से बहुत कम हो गया है। बीच में जब बहुत ज्यादा था तो बड़ी दिक्कतें थी, दवाओं की दिक्कतें थी, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, लेकिन सब मिल करके सरकार ने अपना काम किया, लोगों ने अपना काम किया। चिकित्सक वर्ग से मैं सिर्फ डॉक्टर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहा हूं। सारे लोगों ने मिल करके कोशिश करी, जूझा इस युद्ध में कि हमारे अलावा, हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे देश के लोगों की जान बचाने का, क्योंकि और कौन जान बचा सकता है। तो लोग डरे नहीं, डटे रहे, टिके रहे। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, हम लोगों को बड़ी सराहना मिली है, समाज से मिली है, सरकार से मिली है। प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा एफर्ट, जो तालियां बजी थी और जो थालियां बजी थी, उसमें एक संदेश था। वो जो आवाज था हम लोगों के कानों में गूंजता था, हमारे दिल के अंदर में वो घुसता था, और हमें ये महसूस देता था कि देखिए साहब, हमको ये एक मैंडेट है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम डट के खड़े रहें और अपने लोगों की जान बचाते रहें। तो सारे लोग लगे रहे, और उसी का नतीजा है कि पहला वेव तो हमें उतना नहीं अफेक्ट किया था, लेकिन दूसरे वेव ने हमको दिक्कतें लाई हैं। लेकिन ये भी वेव धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सबसे अहम है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा ये वैक्सीन। जैसे ही मौका आए, दोनों को साथ मिला देंगे तो हम इस भयावह त्रासदी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसी मेरी कामना भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। अब 2-3 चीजों पे और मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। एक ये है, एक जो चीज मैंने नोटिस किया है कि इस दौरान कोरोना एक बहुत ही भयानक बीमारी है, बहुत जानलेवा बीमारी है। इस दौरान लोगों ने क्या किया है कि अपनी चिकित्सा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट, जो कि कहीं सर्च इंजन से ले लिया या व्हाट्सएप मैसेजेस से और अलग अलग जगह से लेकर के इतनी भयानक बीमारी का खुद इलाज करने लगे। ये एक बहुत ही एक नेगेटिव चीज था, और इसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। देखिए, हर साइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चिकित्सा जो साइंस है, मेडिकल साइंस, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब असंभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन का प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, हर दवाई, जैसे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात ले लीजिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत अहम दवा है, लेकिन ये बहुत प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत कम करता है। मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। हमारा हर मरीज स्टेरॉइड पे होता है। क्यों? क्योंकि हम जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करके रखनी होती है, नहीं तो वो जो ऑर्गन किडनी हम लगाते हैं उसको बॉडी रिजेक्ट कर देगा। तो स्टेरॉइड एक बहुत अहम दवा है, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेसेंट है। रेमडेसिविर देख लीजिए, और भी दवाइयां, हर दवाइयों का एक इंडिकेशन है कब किस सिचुएशन में किस मरीज को देंगे। उसका एक बड़ा फिक्स्ड डोज रेजीम है। उस डोज से अगर कम देंगे तो असर नहीं करेगा, और अगर ज्यादा देंगे तो साइड इफेक्ट्स होगा। तो वो उतना सोशल मीडिया से और सर्च इंजन से इतना करना संभव नहीं है। अब है कि साइड इफेक्ट की भी बताएं। साइड इफेक्ट्स अगर किसी दवाई का होता है, अगर आप किसी चिकित्सक के देखरेख में इलाज करा रहे हैं, तो बहुत ही अर्ली स्टेज में उस साइड इफेक्ट को चिकित्सक
समझ जाता है, पकड़ लेता है, या तो दवा बंद करेगा या तो डोज कम करेगा, या साइड इफेक्ट्स है मान लीजिए इतना हो रहा है उसका इलाज वो भी जल्दी करेगा। तो मैं श्रोताओं को ये कहना चाहता हूं कि इतनी भयानक बीमारी, इतनी जानलेवा बीमारी, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, 24 घंटे अस्पताल में डॉक्टर और जो पूरा हेल्थ केयर वर्कर 24 घंटे खड़ा होता है। दिक्कत चाहे जितनी भी हो, पीपीई किट पहनने मुश्किल आती है, लेकिन पीछे नहीं हटता। और ये सब हमारे लोगों के लिए ही तो लोग वहां खड़े हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी, इतनी डिफिकल्ट, इतनी जानलेवा बीमारी का ट्रीटमेंट का जिम्मा जो चिकित्सा वर्ग है उन पे छोड़िए, अपने हाथ में नहीं लीजिए, क्योंकि इससे नुकसान होगा। अब एक बहुत ही क्विक मैं कहना चाहूंगा, ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। म्यूकोरमाइकोसिस ट्रांसप्लांट फ्रंट में जो हम लोगों को बहुत दिन से हम देखते हैं, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेस्ड मरीज को होता है अभी, जैसे कि और हर सीरियस बीमारी के साथ बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, प्लस स्टेरॉइड। तो ये दोनों मिल करके जो म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी आई है, देखिए ये बीमारी मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बीमारी आसान है, लेकिन ये बीमारी बहुत पहले से है और इसका इलाज है। तो म्यूकोरमाइकोसिस सुनते ही लोग हतोत्साह हो जाते हैं, लोग नाउमीद हो जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर म्यूकोरमाइकोसिस है, अस्पताल में जाइए, वहां डॉक्टर लोग आपका इलाज करेगा। यूजुअली मेडिसिन से इलाज होता है, जैसे एम्फोटेरिसिन दी है, जरूरत पड़ने से ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो उम्मीद ना छोड़ें, हतोत्साह नहीं हों, बहुत डरे नहीं, प्रॉम्प्ट इलाज के लिए अपने आप को चिकित्सक पे जाएं। ये म्यूकोरमाइकोसिस मुश्किल बीमारी जरूर है, लेकिन इसका इलाज है, मरीज ठीक होते हैं। तो मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं, ये जो ब्लैक फंगस, अच्छा देखिए ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये है क्या ना, ये फंगल सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। मतलब ये जो फंगस है हमारे खून के अंदर में आकर के अलग अलग अंगों में चला जाता है। ये डिफरेंट फंगस के नाम हैं। सबसे मुख्य हथियार इस लड़ाई में जो है वो है एम्फोटेरिसिन बी। और भी दवाइयां हैं, जरूरत पड़ने से ऑपरेशन होता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के फ्रंट पे, या जो हम फंगल इन्फेक्शन के, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के फ्रंट पे हतोत्साह होने का, डरने का जरूरत नहीं है। समुचित और समय पे इलाज कराने से मरीज ठीक होते हैं। तो इतनी बातें कह के एक बार दोबारा मैं सभी गणमान्य लोग जो इस वेबिनार से जुड़े हैं उनको नमन करता हूं और अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। रोहित जी, एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। रोहित जी, अनम्यूट करना होगा आपको। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राणा एके सिंह जी। हम लोगों के बीच बहुत चर्चित पार्लियामेंट्रियन रहे और लगातार 12वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के मेंबर रहे। ऑनरेबल तथागत सतपति जी जुड़ चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। ओडिशा में साइक्लोन आया, उस साइक्लोन के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम रहा, जिसके चलते तथागत जी को जुड़ने में थोड़ी देरी हुई। और इस कार्यक्रम के चीफ स्पीकर बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव शर्मा साहब से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर संजीव शर्मा, वाइस चांसलर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। नमस्कार करता हूं सबको। रोहित जी, युवा चेतना की ओर से आयोजित इस वेबिनार में सर्वप्रथम श्रद्धेय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री पीसी पंत जी, मेरे आदरणीय डॉक्टर राणा एके सिंह जी, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, डॉक्टर डीके गुप्ता जी, भाई मनोज गोयल जी, हमारे मित्र प्रोफेसर पीके सिंह जी, आदरणीय तथागत सतपथी जी और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूं। महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये रोहित जी को बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो इस पूरे कार्यक्रम में श्रोता के रूप में आने में अच्छा रहता, क्योंकि अब तक जिनको भी मैंने सुना, डॉक्टर सिंह साहब को, पीके सिंह जी को, सोनिया जी को, डी गुप्ता जी को, ये सब लोग इस विषय के विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं। मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और एक शिक्षा क्षेत्र में आजकल प्रशासन का दायित्व है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे इतने सारे
ज्ञान वृद्ध लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान करने के लिए रोहित जी का, मेरे प्रिय अनुज हैं, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। मैं जैसा संकेत कर रहा हूं, हमारे भारत की एक बड़ी पुरानी कहानी है कि रावण अपने मामा मारीच के पास गया ये कहने के लिए, भाई मुझे सीता का हरण करना है, तुम सोने का हिरण बन जाओ। तो रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि मारीच ने एक बार मिल चुके थे पहले, विश्वामित्र के समय राम की शक्ति से परिचित थे, तो उन्होंने कहा देखो भाई, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, हे राजा, शासक लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को, निर्णय निर्माण करने वाले लोगों को, ऐसे लोग बड़े सुलभ होते हैं जो लगातार प्रिय बोलते रहे, अच्छा बोलते रहे, प्रशंसा करते रहे। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, अप्रिय हो लेकिन हितकारी हो, पथ्य हो, ऐसे श्रोता भी दुर्लभ है, वक्ता भी दुर्लभ है। तो थोड़ा कठिन समय में एक दो बात ऐसी कह सकता हूं जो अप्रिय लगे कुछ मित्रों को, फिर भी कहने प्रारंभ करता हूं। मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते पिछले करीब 2 महीने से तो कुछ भी कहने से ऐसे डरता था कि पता नहीं हमारे कौन से माननीय उच्च न्यायालय का कौन सा असंभव सा आदेश आ जाए और फिर वो किसी को भी कंटेम्प्ट में बुला लें, तो डर लगता था कुछ भी बोलने से। अब पिछले कई दिन से आईएमए वालों से भी डर लगने लगा है, वो कितने हजार केस किस पर खड़ा कर दें, तो बोलने से फिर भी डर लगता है। लेकिन शिक्षक हूं तो शिक्षक तो बोलेगा, शिक्षक का काम भी बोलने का है। मैं भारत के बहुत सारे राज्यों में सेवा कर चुका हूं, इसलिए बहुत क्षेत्रों से परिचित हूं। आदरणीय पंत जी जहां से आते हैं, कुमाऊं में मैं 10 साल सेवा में रहा हूं, तो उस क्षेत्र की स्थितियों को जानता हूं। और जहां भाई मनोज गोयल बैठे हैं, बस्तर में भी 4 साल रहा हूं, तो उस क्षेत्र को भी जानता हूं। आजकल बिहार में हूं, मेरठ में पढ़ा हूं, तो भारत के बहुत सारे राज्यों में रहा हूं, इसलिए कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूं। एक तो क्या है कि पिछले अनेक वर्ष से हम एक सच को स्वीकार करने से बच रहे हैं। आदरणीय राणा सिंह साहब कह रहे थे कि हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या है, भाई साहब 139 हो गए हैं अब तक। हम निरंतर बढ़ते हैं और हम इस पर विश्वास करने में बच रहे हैं कि ये समस्या भी है, ये केवल संसाधन नहीं है, ये हमारी शक्ति मात्र नहीं है, ये एक समस्या भी है। इस पर विचार करने का भी समय आ गया है, एक तो ये बात। दूसरा, इस पर भी विचार करने का समय आ गया है कि संसार भर में हमने अपनी परंपरा से सीखना बंद कर दिया है। मैं पुनः पुरानी कहानी में जाऊंगा। रामायण महाभारत के युद्ध में, उससे पहले एक बार दूसरे पक्ष से युद्ध होने में युधिष्ठिर कहते हैं वयम पंचाधिकम शतम, हम दूसरों के लिए 105 हैं, आपस में 100 और 5 हैं। हमने संकट के समय भी आपस में लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे बहुत सारे लोगों ने इस संकट को ऐसी राजनीतिक आपदा में परिवर्तित करने के प्रयत्न किए, और एक किसी राज्य विशेष की सरकार, किसी केंद्र विशेष की सरकार, किसी दल विशेष की सरकार, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों, विद्वेषों, षड्यंत्रों, उन सब का परिणाम हमने अपने प्रस्तुतिकरण में दिया। और हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हुए जिन्होंने इस संकट के ऐसे दृश्यों को जो विचलित करने वाले थे, जो हमें समझदारी की ओर ले जाने वाले थे, उन्हें प्रदर्शन की वस्तु बनाया। दुष्प्रचार भी हुआ। डॉक्टर सोनिया जी ने, डॉक्टर सिंह ने बार बार कहा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, मेरे मित्र डॉक्टर पीके सिंह जी ने भी कहा, लेकिन वैक्सीनेशन के विरुद्ध भी कितना दुष्प्रचार हुआ मैं आपको बताऊं। मैं आजकल अपने विद्यार्थियों से, पुराने विद्यार्थियों से बातचीत करता हूं। पिछले 4 दशक में बहुत लोग पढ़ाए हैं, वरिष्ठ हो गए हैं, उनके फोन आते हैं, उनसे कहता हूं भाई वैक्सीनेशन कराया, वो कहते हैं अरे साहब इसमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूं भाई पढ़े लिखे हो, क्यों डर रहे हो? नहीं साहब, क्योंकि इतना दुष्प्रचार उनके कानों में जा चुका है। आप ये सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इलाज ना करें, लेकिन इसके माध्यम से ऐसे इलाज भी किए गए कि लोग इलाज की ओर ना भी जाएं, ये भी हुआ है। लेकिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारी पारंपरिकता, ये सही है कि आज की एलोपैथी या हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं। हमारे मित्र डी.के. गुप्ता जी ने बहुत हल्के से संकेत से कहा कि कुछ लोगों ने इस चिकित्सा क्षेत्र में भी इस समय का थोड़ा सा दुरुपयोग किया। मैं बहुत निर्भीकता पूर्वक कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दुरुपयोग किया। हम आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग किया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी संख्या में अच्छा काम किया है।
और जहां जैसे मनोज जी ने कहा हम इतने हजार लोगों को मास्क पहुंचाए, वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सच बात यह है भारत की सामाजिकता इतनी संश्लिष्ट है, इतनी पुरातन है, इतनी आपस में आबद्ध है कि हमारी सामाजिकता ही हमें सारे संकटों से प्रायशः बचाकर रखती है। और हमारी पारंपरिकता ने हमको ये जरूर सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रति सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, संवेदनशील रहें। शहरीकरण ने उसको अवश्य कम किया है, जैसा मैंने उदाहरण से कहा, लेकिन कुछ पारंपरिक ऐसे तत्व भी हैं जिनके नुकसान भी हुए। पहाड़ में बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी ऐसा हुआ, जब बीमारी हुई तो लोगों ने कहा स्थानीय देवता की प्रतीक्षा करते हैं, देवता का क्या कंसेप्ट है, तो ये सब भी हुआ। लेकिन यदि सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव की ओर हम जाएंगे तो जो अभी शहरी नहीं हुए, जहां नगरीकरण कम हुआ, उन क्षेत्रों में एक दूसरे की चिंता का जो की मात्रा थी वो अधिक थी। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि अपने इस कोविड के संकट ने बहुत सारे बुरे काम किए। इस बार के संकट ने तो अधिकांश लोगों को ऐसा उनके आसपास, उनके परिचित, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, उनके कोई ना कोई आसपास के लोगों को परेशानी में डाला। विचलित करने वाली सूचनाएं भी मिली, दुखद घटनाएं भी हुई, लेकिन फिर भी हम सब अपनी जिजीविषा के साथ जुड़े रहे, लगे रहे। लोग आगे भी आए, अपनी चिंता ना करते हुए, चिकित्सा क्षेत्र के भी आए, बाहर सामाजिक क्षेत्र के भी आए। तो सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भी और पारंपरिकता से जुड़े हुए लोगों ने भी, ऐसे संगठनों ने भी जो स्वयं सेवा का काम करते हैं, जिनको विशेष रूप से बहुत सारे लोग राजनीतिक कारणों से उनकी आलोचना, निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, वे सब आगे मिलकर आए। तो भारत की पारंपरिकता, सामाजिकता, एक रूपता, एकात्मता, इन सब का सहयोग भी हमें मिला है। लेकिन हाँ, संकट बड़ा है। संकट ने विभिन्न प्रकार के आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, व्यावसायिक आयाम, सबको चोट पहुंचाई है। हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, हम हजारों वर्ष की सनातन संस्कृति हैं, हमने बहुत प्रकार की समस्याएं झेली हैं, बड़े बड़े आक्रमण झेले हैं। इन घटनाओं से हम चिंतित जरूर हैं, ये बात सही है, एक भी मृत्यु होनी दुखदाई है। लेकिन हमने ये भी जाना है कि हमारे यहाँ तो कई बार ऐसे आक्रांत आए, एक एक दिन में एक एक शहर में 2-2 लाख लोगों का कत्लेआम करके और दो चले गए। लेकिन भारत बचा रहा, संस्कृति बची रही, परंपरा बची रही, देश बचा रहा, हम बचे रहे। तो हमारे बचे होने में हमारा आत्मविश्वास, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति, हमारी जिजीविषा, हमारी ऊर्जस्विता और हमारा इस बात में विश्वास कि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे के प्रति इन सामाजिक और भौतिक दूरियों के बंधनों के समय में भी सब लोगों ने जैसे काम किया है उसे और बढ़ाना है, सकारात्मकता को प्रश्रय देना है, उसको प्रोत्साहित करना है, नकारात्मकताओं की उपेक्षा करनी है। उपनिषद का मंत्र है इदम अपि न तिष्ठेत, यह भी नहीं रहेगा। मैं केवल ऋग्वेद के एक मंत्र से अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्योना पृथ्वी भवान निरक्षरा निवेशिनी यच्छ शर्मस्स प्रथ, यह पृथ्वी सबके लिए कल्याणकारी हो, कंटक रहित हो, कष्ट रहित हो, आनंददायक हो। भारत की यही परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः की। मुझे आपने अवसर दिया बोलने के लिए, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव शर्मा साहब। बहुत दिनों के बाद उत्कट विद्वान को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट और चर्चित पार्लियामेंट्रियन आदरणीय तथागत सतपथी जी से मैं आग्रह करूंगा वो इस वेबिनार को संबोधित करें। तथागत जी उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उड़ीसा पोस्ट अंग्रेजी अखबार और धरित्री उड़िया अखबार के प्रधान संपादक हैं, भारत के लोकसभा में 4 बार रहे हैं। इनकी मां स्वर्गीय नंदिनी सतपथी जी उड़ीसा की लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर रही हैं। मैं आग्रह करूंगा तथागत सतपथी साहब से कि वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। Namaskar Rohit ji, and my pranam to all the knowledgeable participants. I'm sorry my Hindi is very limited because my time in Delhi was limited to to be in the parliament, although I heard a lot of Hindi being spoken, but my own Hindi is not so good. So in front of all you learned gentle people, I'm a little shy to speak in Hindi. We are not getting your video, bhaiya. We are not getting your video. Oh,
How do I put it on? Just 1 second. Is it on now? It's not yet on, but your photo is coming. Now? अब आ गया. Because I'm a little technically challenged, and my people from my office, they usually come and set it up, but at home the people are not coming now for about a month, so all my Zoom calls are getting messed up like that. I'm sorry for that, but I hope you will not miss much by not seeing my face, because it is not a very attractive face anyway. So that is okay. You are attractive. Thank you. By your thoughts. I have kept my mask on the side. You cannot see me now, or can you see It's me? fine, it's fine, it's fine. Okay. The subject is a very serious subject now, and the other day when I called up a colleague and I asked, Kimti Achanti, I asked in Oriya, how are you? And he said, the reply was very sardonic, sarcastic, and very laced with a lot of depression, I thought. He said, mo charipote bahut loko moruchanti kintu mu bonchichi. That means that mere charo taraf lot of people are dying, but till now I am alive. So that in very brief and few words summed up for me the general atmosphere across the country, across the world, and also in Orissa. We are in a stage where actually what I find, even an organization like the World Health Organization issues a statement, then 7-8 days later, if you are following them on Twitter, you find that 7-8 days later, they have rescinded, they have gone back on that statement. Absolutely the opposite thing. It is seen even with doctors and scientists. At one point of time, everybody said you need remdesivir to survive from COVID. Now, lot of articles I read, they said that because of excessive misuse of remdesivir and other drugs, other high-powered drugs for curing COVID patients, we are having ancillary diseases like one of the learned speaker was talking about earlier, mucormycosis, black fungus, white fungus, yellow fungus. So it's coming from the masks, it's coming from excessive use of medicines and wrong usage of medicines. So I feel that even today, actually people are not fully aware of what is a proper cure or what is the proper procedure that is to be followed. Although people will claim, when we are blaming the government that take the advice of scientists, I am not a supporter of the BJP. Let me make it very clear. Neither am I a supporter of the Congress. I have always been in a regional party. But I have seen governance from home and from very close angles of chief ministers and even of central ministers. It is very difficult. It's very easy to blame politicians, but very difficult to actually pinpoint where they went wrong. Because one thing, of course, you can say that delayed reactions or not reacting or not even trying to find out causes is a huge mistake. That nobody can justify. But the other part is when the scientific community, the medical community, the hospital owners, everybody has differing opinions. Then the situation becomes very complex for anybody to take a solid decision and progress in one particular way. So while the government cannot be absolved, the Prime Minister, for example, cannot be absolved, I find one huge mistake that the Prime Minister did, which was not at all necessary, that by his public pronouncement, you see, India has had a few leaders who have held on to public imagination. And when they utter something very wrong
very illiterate and very damaging, people immediately believe that. So I saw in my state, and I had gone to Delhi in between, I saw that people were very scared after the first wave of COVID, and people were taking care. The moment the Prime Minister announced that we have defeated COVID and we have fought and we have won the battle, and the Health Minister insisted on it, immediately there was a feeling of relaxation for the people. Immediately there was this thing of people wanting to do everything normally, and that affected the overall situation. But it is very easy to blame governments, but it is very difficult also to implement things in a country like India. What my feeling is, on one side, yes, we can blame politicians. It's easy, it's the simplest way out. But the other side is, what are we as common citizens doing? In other countries, for example, I was reading an article in the New York Times some months back, when the first major outbreak happened in Italy, which was one of the worst affected countries. They have this tendency that all the young boys and girls who have gone to the urban areas, to cities for jobs or whatever, they always come back. They have a family like the Mediterranean style, which is very close to Indian style of being together with the family. So all these young people from the urban areas came back to their fathers, to their grandfathers, grandmothers, and to their homes back again. And that brought the disease into the rural areas, and all the old people were wiped out. Not all, but I mean, many old people were affected and they died. Immediately when this was known and the government publicized this, it is surprising. As a race, as a country, as a set of people, they stopped visiting their parents, they stopped visiting their grandparents, and they took care. But unfortunately in India, I do not, as yet, I cannot speak about tomorrow, but I'm speaking of now, right, today. As of now, we have not been able to discipline ourselves. And there also, I will blame both my communities, that is journalism and politics, that we have been responsible in making this country a country where we have only been taught that blame somebody else, never take the blame on yourself. Never be responsible for anything. If something is wrong, यहाँ कुछ गलत होता है, तो वो रोहित जी का गलती है, मैं ठीक हूँ. So when we go on this attitude with this mindset, suffering for us may not end only in this second wave. And I do not know whether it is second wave or first wave or what, because one of my younger doctor friends told me that, sir, I don't think this is the second wave. This is the end of the first wave. You wait, there will be a second wave and a third wave. So if that be the case, then we are going to face even more terrible times. So right now, what we should do, I feel, is for the government, for the establishment, we should take stock of where we have failed, what we can do, and how to move forward so that we do not scare people, but we are better prepared. If we can work out this thing very simply, I think we will be able to, because I do not think this disease is going to go away in a hurry. So I believe that we have to be better prepared. How to be prepared and what to do is the focus, should be the focus now. And we should all concentrate, the public, the government, the establishment, the institutions, everybody should focus. And this is not a point where we should say that nowhere else in the world are they vaccinating children, whereas every other country has announced that they have gone down to 12 years. So vaccination of children has been accepted globally. We are not doing that. We have to think of how not to blame each other, how each one should take responsibilities. For example, the central government has to take responsibility of sourcing the vaccines. That is what it has been doing forever, whether it is malaria, whether it is any other disease that we know of.
all the time the central government carries out the programs, they carry out the publicity, they carry out the schemes, and the states implement it. But right now, abdication of responsibilities can be very, very damaging for the country in future. So I hope nobody abdicates their responsibilities. Everybody tries to go one step beyond their limited responsibilities, and the people and the government both become very responsible. And I hope with the Lord Jagannath's blessings, with everybody's joint efforts, I'm sure India can overcome, and we can truly be a role model. Instead of announcing it publicly and damaging the public psyche, we can truly be a role model by our actions, not by our speech. Thank you, Rohit ji. Thank you so much. थैंक यू तथागत सतपति साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने विस्तार पूर्वक बताया, धन्यवाद। रोहित जी अनम्यूट करिए, रोहित जी अनम्यूट करिए। मैं आग्रह करूंगा, आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जस्टिस और वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत साहब से कि वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। जस्टिस पीसी पंत साहब। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, वी आर हियरिंग। माननीय तथागत सतपति जी, विशेष अतिथि डॉक्टर संजीव शर्मा साहब, डॉक्टर राणा ए के सिंह जी, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, डॉक्टर पी के सिंह जी, डॉक्टर डी के गुप्ता साहब, श्री मनोज गोयल जी, रोहित जी, देवी और सज्जन, आप सभी को धन्यवाद है। आपने मुझे इस वेबिनार के माध्यम से विद्वान लोगों के विचारों को सुनने का अवसर दिया और मुझे काफी ज्ञानवर्धन हुआ सभी लोगों की बातें सुनकर। बात जब भारत और कोरोना की करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम इस भारत और कोरोना को थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए भूल के हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की। तो मुझे 1977 याद आ रहा है, मैं गाजियाबाद में पोस्टेड था और मेरे एक कलीग को सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन था, तो हम एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर गोयल बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर एस पी गोयल, तो उन्होंने दवाई तो लिखी, साथ में एक बात हम लोगों से कही। तब मैं यंग था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा देखिए, इसमें ये जो वायरल इन्फेक्शन है इस तरह का, इसमें अगर आप सर्दी जुकाम का इलाज नहीं कराते हैं, घर पे रहते हैं, तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, और अगर आप इलाज कराते हैं तो आप 7 दिन में ठीक होते हैं। तो है तो कोरोना भी वायरल इन्फेक्शन, लेकिन ये डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन है और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि पहली बार ये वेरिएंट्स हम लोग के यहाँ आए हुए हैं और इसके प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी हमने अभी डेवलप नहीं की है। जब डेवलप हो जाएगी तो ये भी उसी प्रकार से 14 दिन में आके चले जाने वाला वायरल इन्फेक्शन एक दिन बन सकता है, लेकिन आज की तारीख में बड़ी भयावह स्थिति है। मैंने खुद अपने बहुत सगे संबंधी खो चुका हूं मैं इस बीच में, और हर एक के अपने अपने अनुभव हैं। इस वक्त तो जब तक हमारे पास इसका सही इलाज नहीं मिल पाता है, तब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मास्क लगाना, दूरी रखना, हाथ धोना, और साथ में जैसा कि डॉक्टर डी के गुप्ता साहब ने भी और डॉक्टर्स ने भी कहा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उसकी तरफ काम चल रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 20 करोड़ से अधिक लोगों को भारत में अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग 33 करोड़ लोगों का टेस्ट हो चुका है। करीब 3.2 लाख लोग की जान जा चुकी है, जो कि दुनिया में तीसरा
सबसे बड़ा फिगर है किसी देश के लिए। एक्टिव केसेस की संख्या भी काफी बढ़ गई है इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज की तारीख में शायद दूसरे नंबर पर हम हों। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन समय अच्छा भी आएगा एक दिन। केवल हमको अपने को प्रिवेंट करना है, और जैसे डॉक्टर राणा AK सिंह साहब ने भी कहा कि सेल्फ मेडिकेशन के बजाय हमको कंसल्ट करना चाहिए, और जैसे डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी ने भी कहा कि हमको तीसरी वेव के लिए और खासतौर से बच्चों के लिए अभी से तैयारी भी करनी है। इसके अलावा डॉक्टर PK सिंह साहब ने भी बताया कि सभी सेक्शंस के लोगों को इसमें अपने अपनी सहयोग देना है। मनोज गोयल जी ने तो बताया कि वो किस तरह से मास्क बांट रहे हैं और किस तरह से सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन इस काम में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर्स फ्रंट में जो काम कर रहे हैं, नगर पालिका के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे और जो समाज के वर्ग के और जो वॉलंटियर्स हैं, वो लोग भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक कानूनी दृष्टि की बात है, तो आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार देता है, भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी जीवन के अधिकार में सम्मिलित है, तो इसको एक तरह से मानव अधिकार हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। और इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समय समय पर इस कोरोना काल में 1.5 साल में तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके साथ वेबिनार करके परामर्शी एडवाइजरीज तैयार की, और तमाम प्रकार के एडवाइजरीज उनको हमने केंद्र सरकार को तथा राज्य सरकारों को भेजा कि इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है और ये चीजें करने की जरूरत है, और वो अपने लेवल पे इसको देखें कि कितना कर सकते हैं। उन्हीं एडवाइजरीज में कई मैटर्स थे कि कंटेनमेंट जोन्स में कैसे काम करना है, क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे करना है, सामुदायिक सहभागिता कैसे लेनी है, जवाबदेही कैसे तय करनी है, शव गृह की सेवाएं, ये खास तौर से विद्युत दाह संस्कार के जो हमारे क्रिमेशन के जो मेथड्स हैं उसमें हमको परिवर्तन करना है, क्रिमेशन विद्युत दाह संस्कार की सुविधाओं को बढ़ाना है। यही नहीं, इसके अलावा और भी हमने कई एडवाइजरी जारी की हैं, उसमें मैं अगर एक नहीं है, और तमाम राज्य सरकारें भी उस पर काम कर रही हैं। ये एडवाइजरीज हैं: ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन राइट टू हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन चिल्ड्रन, ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन डिसेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन फूड, ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स, ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन राइट्स ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी ऑन राइट टू मेंटल हेल्थ, जो कोरोना की वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, एडवाइजरी ऑन राइट्स ऑफ एल्डरली पर्सन्स इस कोरोना काल में। तो ये सब तमाम तरह की एडवाइजरियां भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि वो इस पर विचार करें और देखें कि क्या कर सकते हैं। ये डॉक्टर संजीव शर्मा जी के मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमने कड़वा सच जो है उसको सबसे पहले तो स्वीकार करना चाहिए, और जैसा तथागत सतपति जी ने बताया कि हमको ये सोचना होगा कि हमने कहाँ पे गलती करी, और हमको ये क्योंकि पर्टिकुलरली उस परिस्थिति में जैसा कि सतपति जी ने बताया कि जबकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ओपिनियन ही डिफर कर रही हैं, WHO एक बात कहता है, दूसरी बात कहता है। पहले वाले जो दिशा निर्देश हैं WHO के, उनको फॉलो करने में एक पर्टिकुलर दवाई देनी है, दूसरे एडवाइजरीज को फॉलो करने में जब दूसरी आती है तो वो डिसकंटिन्यू करनी है, तो पहले वाले एडवाइजरी गलत हो गई। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये इस वजह से है क्योंकि वायरस नया है। जिस दिन ये वायरस पुराना हो जाएगा आज से कुछ समय के बाद, तब हमारे लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आज की तारीख में हमने लोगों को किसी तरह बचाना है। और ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, ये तो सही है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में सुधार की जरूरत है,
और शासन उस ओर ध्यान दे भी रहा है, लेकिन केवल ये कह देना कि स्वास्थ्य सेवाओं से ही अच्छा होता है, तब फिर अमेरिका में इतनी मौतें नहीं होती, यूरोप में इतनी मौतें नहीं होती। इतना ही नहीं है, ये इम्यूनिटी की बात भी है। जहाँ पे इम्यूनिटी जिन लोगों की अच्छी है, उन लोग वो लोग तो एसिम्प्टोमिक, उनको कोविड हो रहा है और वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे जरूर जो फर्टिलिटी है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो हमको विशेष रूप से इस वक्त उन लोगों का तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि मेरे भी जितने सगे संबंधी गए हैं, उनमें से अधिकतर लोग 60+ और किसी न किसी कोमॉर्बिडीज से रिलेटेड थे। हालांकि एक आध ऐसे थे जिनको कोमॉर्बिडीज नहीं भी थी, लेकिन सब हेल एंड हार्टी थे, सब ठीक ठाक थे। और लेकिन इस बीमारी की वजह से उनकी इम्यूनिटी ऐसी नहीं थी। मेरे भाई साहब की तो इम्यूनिटी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट था, तो उनकी तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी कि उन लोग की तो इम्यूनिटी कम रखी जाती है, ताकि जो किडनी लगाई गई है वो रिजेक्ट ना करते बॉडी को। तो ऐसे केसेस के लिए तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। और मैं आई लॉस्ट माय ब्रदर। तो ये सब चीजें इतना हमने देखा है, और इस सब अनुभवों से हमको सीखना है, और इस अनुभवों को सीखने के साथ ही हमने अपनी ताकत को पहचानना है, और उस ताकत के भीतर हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमने सोचना है। और इस चीज को हम करके हम जो है इस लड़ाई को लड़ें अपनी अपनी तरीके से। और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आई है तो जाएगी भी, और हमको केवल करना, अपना कर्तव्य कर्म करना है, सरकार को अपना करना है। हम ऋणी हैं अपने चिकित्सकों के, हम ऋणी हैं अपने नर्सेज और स्टाफ के, हम ऋणी हैं उन नगर पालिका के छोटे छोटे कर्मचारियों के, जो इस सब स्थिति में भी किस तरह से काम कर रहे हैं। और जिन परिस्थितियों में जो लोग वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, पुलिस के लोग लगे हुए हैं, दाह संस्कार करवा रहे हैं एक एक आदमी का, जिनको अपने अपने परिवार की चिंता छोड़ के वो दूसरों का कर रहे हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे कि परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं दाह संस्कार करने को भी, पुलिस के लोग वहां पे जाके दाह संस्कार भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि लोग अपनी जान पे खेल के जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, हम उन सब के ऋणी हैं, हम उनका बहुत आभारी हैं। और हम जैसे कि रोहित जी खुद भी बलिया में इधर कई दिन से जो है मास्क बांटना, भोजन बांटना गरीबों को इस वक्त परिस्थिति में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने जो है हमने केवल बिस्तरों की कमी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी की ही, या स्टाफ की कमी जो अस्पतालों में है, न केवल उसको देखना है, उसको तो ठीक करना ही करना है। आप देखिए उसके साथ साथ जो लोग मरीज नहीं है वो कितना ज्यादा प्रभावित हैं। लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, कार्यालय में कोई काम लोगों का हो नहीं पा रहा है, तो 15% स्टाफ से काम चलाना पड़ रहा है। हम NHRC में इतनी मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और हमें तो अपने स्टाफ में भी, अपने NHRC के स्टाफ में से भी हम 3-4 कर्मचारियों को खो चुके हैं। तो यहाँ जबरदस्ती बुलाने जैसा भी नहीं है, और अगर काम नहीं करते हैं तो फिर हम जनता की इस कठिन परिस्थिति में कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे। तो बड़ी विषम परिस्थितियों से हम सब लोग गुजर रहे हैं, और हम सबको बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करें कि सरकार ने ये नहीं किया, कि उसने ये नहीं किया, ये सब करके ये वक्त देखने का ये है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। और हम सबको यही करना है, जो कुछ योगदान हम कर सकते हैं। मैं तो जो कुछ जैसा योगदान अपनी तरफ से कर सकता था, जो लोग पैसे से योगदान कर सकते हैं वो पैसे से कर रहे हैं, जो लोग चिकित्सा के रूप में कर सकते हैं वो चिकित्सा से कर रहे हैं, जो और सामाजिक दायित्वों की तरीके से कर रहे हैं वो तरह से कर रहे हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभारी हूँ। मैं आदरणीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी का विशेष रूप से और रोहित जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि मुझे आपने ये अवसर दिया, और मैंने इतने विद्वान वक्ताओं को सुना, और अपनी बात को भी मुझे कहने का अवसर मिला कि NHRC अपनी तरफ से क्या कर रही है।
और जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है उतना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि हमें धैर्य रखने की जरूरत है और हमको इस जो कुछ हमने खो दिया है उसके बारे में ज्यादा चिंतित न होकर जो बच गया है उसको बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वक्त तो जाएगा, ये वायरस भी एक दिन आम हो जाएगा। बस केवल जरूरत यह है कि हम अपने अपने जो जिन लोगों ने हमें जो जिन जिन लोगों के पास इम्यूनिटी है या जो इम्यूनिटी को अपनी डेवलप कर सकते हैं वो सब करके इस लड़ाई को मैं अपना अपना सहयोग देना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जस्टिस पीसी पंत साहब। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वेबिनार के उद्घाटनकर्ता, हम सबों के अभिभावक, देश में लगातार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बातों को रखें। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। धन्यवाद रोहित जी। अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस पक्ष को हम उजागर करें। जैसा कि अभी वीसी साहब ने कहा, एक पक्ष है कि जैसे हम लोग के भोजपुरी में होता है कि दूसना, दूसरे को दोषारोपण करे कि दूसरे के गुण को प्रदर्शित करे। ये समझ में नहीं आ रहा है, परंतु इस सबको छोड़ते हुए हम एक रामायण की चौपाई से शुरू करना चाहते हैं। एक बात कह देते हैं पहले कि ना सरसों सराहे लायक बड़े, ना राई भूसे लायक बड़े। मैंने भोजपुरी में हम लोग कहते हैं ना पक्ष की प्रशंसा की जाती है, ना पक्ष की बुराई की जा सकती है, ना विपक्ष की सराहना की जा सकती है। तो ये छोड़ते हुए रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जब रावण के सामने ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न होकर प्रस्तुत होते हैं तो वो कहते हैं कि कहे पुत्र वर्मा, कहते हैं कि तुम हमसे कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। तो उसने रावण ने हाथ जोड़ के और ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हमका हुके मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बार। कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको यह वरदान दीजिए कि हम किसी के मारने से नहीं मर, माने हम अमर हैं, परंतु बानर और मनुष्य दो हमको मार सके। ये दो वरदान रावण भगवान से मांगता है। तो हमने ये विचार किया कि क्या उस समय बानर और मनुष्य नहीं थे, परंतु मनुष्य आचरण शून्य हो गया था, मनुष्य संज्ञा शून्य हो गया था। मनुष्य की मनोसोचित कर्म करने की क्षमता प्राय नगण्य हो गई थी। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र राम मर्यादा की स्थापना हेतु भगवान राम के रूप में अवतरित हुए और मनुष्योचित कर्म करते हुए रावण का संहार किया, क्योंकि पूर्ण मनुष्य और पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम ही प्रतिष्ठित थे। एक हुआ, और दूसरा एक मैथिली शरण गुप्त जी की हम लोग बात करते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, हुई नयो सुमृत्यु है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस विपदा और आपदा की घड़ी में हम लोगों को मनुष्योचित कर्म करते हुए एक दूसरे के सहयोग की भावना रखते हुए जो भारत की परिपाटी है, हम लोग जैसे कोई भी विषय, अभी जस्टिस पीसी पंत साहब बोल रहे थे, उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है। हम लोग के साथ एक व्यापारी बैठे हुए हैं मनोज गोयल साहब, जो कि छत्तीसगढ़ में लगातार, छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु हमने देखा कि रोहित जी जब कर रहे थे तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण रथ पर और विरथ विभीषण थे, अब भगवान राम थे तो उनको डर हुआ। तो रोहित के कंधन से कंधा मिलाकर मनोज गोयल जी ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, जो इस कोविड महामारी में लोगों को वो किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एनआरएचएम के माध्यम से ये जो सहयोग करें, डॉक्टरों ने बताया कि किस तरह हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो एक सनातन परंपरा है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, जो अपने को बुरा लगे वो दूसरे के प्रति न किया जाए, यह हम लोग का एक आचरण है। तो यह आलोचना और संस्कार विहीनता का समय नहीं है, हम सेवा की भावना से जुड़े हुए हैं। हम आज देख रहे हैं कि जनता के रसोई के माध्यम से रोहित जी अकेले एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिनकी प्रशंसा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन श्री पंत साहब ने बताया कि लगातार बलिया में सहयोग कर रहे हैं। हम बलिया में लगभग
23 अप्रैल से इनके साथ हैं। 23 अप्रैल से रात में 1:30 बजे 2 बजे किसी ना किसी का फोन आता है। अभी तो स्थिति कुछ सामान्य हो गई, परंतु ऑक्सीजन से लेके डॉक्टरों से समन्वय और स्थापित करके मरीजों का समुचित इलाज कराने का जो प्रयास इन्होंने किया, तो हमको लगता है कि हमारे दृष्टि में इनका सराहना अति आदरणीय था। हम लोग के सामने बैठे थे, सतपति साहब बैठे हुए हैं। हम पहला पॉलिटिशियन ये देखे कि शरीर में सामर्थ्य होते हुए भी कुछ दिन के लिए राजनीति से दूरी बना के, और इन्होंने जो एक समाज का को आईना दिखाने का काम किया कि राजनीति सब कुछ नहीं है। हम अभी गए थे इनके यहाँ 1.5 महीना पहले, तो इनसे वार्तालाप हो रहा, तो हम कहे कि आप जैसे व्यक्ति को राजनीति में आके राजनीति में शुचिता की स्थापना करनी चाहिए। ये कहे कि जरूरी थोड़े है कि राजनीति के माध्यम से देश की सेवा हो सकती है, और भी आयाम है। परंतु हमने निवेदन किया तो कहा इन्होंने कि पुनः विचार करेंगे, तो हो सकता है विचार करें। अभी हम लोग औरंगाबाद के से निकल के भारत के सुप्रतिष्ठित परिस्थितिस्थान के डॉक्टर राणा साहब थे। राणा साहब से हम लोग का परिचय हुआ था एक कार्यक्रम में। रोहित जी को पिछले साल कुछ परेशानी हुई थी, उसमें हम लोग उनसे मिलने गए, तो इन्होंने बड़ी सहजता के साथ हम लोग को बैठाया और कहा कि सबसे पहले इलाज जरूरी है, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो इन्होंने जो सहजता का परिचय देते हुए कोविड पीरियड में इन लोगों ने जो काम किया, इसकी हम सराहना करते हैं। प्रभात कुमार जी भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, पटना के डायरेक्टर, हमारे 4-5 साल पुराने परिचित हैं। पटना तो एक तरह से हब ही बन गया था पूरा बिहार का, जिसमें पटना एम्स ने बड़ा सहयोग किया। और हम लोग के साथ जो भी लोग हैं, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने अपने वैद्य का परिचय देते हुए भारतीय की आर्ष परंपरा से लेके जो अभी के परिप्रेक्ष्य में कथा कथित लोगों का वो चल रहा था। अभी 1 मिनट और समय लेते हैं संजीव जी। हमारे यहाँ शंकराचार्य जयंती मनाई जा रही थी, रोहित जी ने आयोजन किया था। स्वामी करपात्री जी महाराज जी का जो लीला संवरण स्थली है श्री करपात्री धाम केदारघाट वाराणसी में, उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे चलमेश्वर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस थे, उनके पत्नी थी। और हम लोगों ने बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी को बुलाया। कार्यक्रम था और कार्यक्रम के उपरांत वो नंगे पैर गंगा जी गए, और 11 मई था, हमको लगता है 2017 था, और भीषण गर्मी था। आप समझ सकते हैं मई में कितना तप रहा था। सीढ़ी नंगे पैर गए, गंगा जी का आचमन मार्जन करके जब फिर आए ऊपर, तो वाइस चांसलर साहब ने कहा कि आप चलिए हमारे यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ कहा, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कहा कि अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी को एड्रेस नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, तो दूसरा चलमेश्वर कहाँ से आएगा। तो उनका कार्यक्रम कहीं दूसरे जगह था, वो अपना कार्यक्रम छोड़ के तुरंत यूनिवर्सिटी गए, कहे कि सब कार्यक्रम कैंसिल हम करते हैं, हम चलते हैं यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी गए। तो आपने जो परिचय दिया कि एक जस्टिस को भी सजेस्ट किया, एक साधु को भी उस भाषा की ओर प्रेरित किया, एक राजनेता को भी बताया कि किस तरह होता है, और डॉक्टर और समाज को भी शिक्षा देने का बड़ा अच्छा समन्वय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने कहा। आपका वैद्य से पूर्ण भाषण सुन के हमको भी बोलने की इच्छा हो गई। डीके गुप्ता और लोगों ने अपना अपना विषय रखा, बहुत याद भी नहीं रहता बोलने के समय, बाद में होता है कि यह छूट गया, यह भी बोल लेते। परंतु कितना बोला जाए, जितना बोला जाए कम है। परंतु रोहित जी ने इतना बड़ा वेबिनार और अच्छे प्रबुद्ध लोगों को बैठा के, और समाज में एक तो धनबल से, जनबल से, और रात में 1 बजे 2 बजे तक उठ के लोगों की जो सेवा करते हैं, हॉस्पिटल के लोगों को भर्ती कराते हैं, इसकी हम सराहना करते हैं। और डॉक्टर राणा साहब, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब उस समय रोहित जी की तबीयत खराब थी, तो आपने बिना परिचय का एक बड़ा सुंदर इलाज किया और कहा कि सबसे पहले आप अपना इलाज कराइए, हम लोग फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। और डॉक्टर अभी मनोज गोयल साहब, जो राम मंदिर के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक नया आयाम शुरू करने, महज इनकी उम्र हमको लगता है कि 40 से 45 एवब होगी, इसी के इर्द गिर्द हमको लग रहा है घूम रहा है। हम इनका बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं जानते हैं, परंतु निरंतरता के साथ बिहार, यूपी और
अधिक देशों में प्रांतों में बड़ा काम कर रहे हैं, इनकी भी हम सराहना करते हैं। और जस्टिस पीसी पंत साहब जो हम लोग के पुराने परिचित हैं, अभी नए नए में आए थे, जो कि लोअर जुडिशियरी से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और हम लोग के कार्यक्रम में लगातार दूसरी बार अपना समय देख के हम लोगों को अनुग्रहित किए। डॉक्टर संजीव कुमार पटनायक जो हार्ट के डॉक्टर हैं, वो भी हम लोगों से जुड़े रहे। सबकी हम सराहना और धन्यवाद देते हैं। और हम यह कहते हैं कि एक मिनट का समय लेते हैं। हम लोग के साथ एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे 2-3 साल पहले, बड़ा हम लोग के साथ उनका समन्वय और कोऑर्डिनेशन था, अच्छा चलता था। तो बताया कि हम लोग जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं तो हर अंग प्रत्यंग को खोल देते हैं और फिर उसको सील देते हैं और व्यक्ति चलने लगता है। तो एक बार अहंकार आता है कि हम ही सब कुछ हैं, परंतु दूसरी दफा उसी मर्ज उसी दवाई वही डॉक्टर सब कुछ करता है और व्यक्ति मृत हो जाता है। तब हमको समझ में आता है कि नहीं, हमारे अलावा भी भगवान है। तो हमको लगता है कि डॉक्टर, भगवान और हम लोग की आर्ष परंपरा और हम लोग की आद्य परंपरा और हम लोग की जो वर्तमान पद्धति है, सबका समन्वय जरूरी है। जैसा कि हमने अपनी बात की शुरुआत करे कि ना सरसों सराहे लायक बाड़े, ना राई दूसरे लायक बाड़े, तो ना एलोपैथ की निंदा है, ना आयुर्वेद की प्रशंसा है। सब लोग हम लोग मिलके एक आयाम पर एक साथ एक मंच पर आके देश के सेवा की आवश्यकता है, न कि परस्पर वाद विवाद की आवश्यकता है। सब लोग मिलके हम लोग एक काम करें, सबका साथ सबका विकास कहने का नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। हृदय सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधिघन साधु, बरसई राम सुजसबर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अपने गुरुजन शिक्षकों से समुद्र रूपी जल को लेके उसका वाष्पीकरण करके जो शुद्ध जल मिलता है, उस तरह का जल समाज के बुराइयों को संजीव जी जैसे प्रोफेसर शोक के और उसका वाष्पीकरण करके हम लोग को शुद्ध जल और शुद्ध शिक्षा अगर मिलता रहा तो निश्चित रूप से कोरोना का भगवान राम से भी लड़ने वाले योद्धा हमारे भारत में पैदा हुए हैं, उनसे भी एक बार लड़ाई लड़ने की क्षमता इस भारत देश को है और निश्चित रूप से भारत का परिवर्तन होगा। और हम लोग एक भोजपुरी में कहते थे, भोजपुरी का गीत है कि उसको हम करके अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं कि सुनते थे कि सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, कि मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। तो हम लोग पुनः उसी भारत को प्राप्त करेंगे जो भारत से हम लोगों का वेद पुराण शास्त्र ऋग्वेद से लेके सामवेद तक और 18 पुराण से लेके उपपुराण और उपपुराण से लेके उपनिषद, उपनिषदों के बाद शंकराचार्य से लेके रामानुजाचार्य तक भाष्य हुआ है, उस भारत को हम लोग मानते हैं। आधुनिक और पश्चात परंपरा का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक पुनः हम लोग अपने विषय पर प्रतिष्ठित होने का प्रयास संभव नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी, धन्यवाद आदरणीय जस्टिस पीसी पंत साहब, धन्यवाद आदरणीय तथागत सतपति जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संजीव शर्मा जी, धन्यवाद डॉक्टर राणा एके सिंह साहब, धन्यवाद सोनिया नित्यानंद जी, धन्यवाद डॉक्टर डीके गुप्ता साहब, धन्यवाद डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, डायरेक्टर एम्स पटना, धन्यवाद भाई मनोज गोयल जी, धन्यवाद डॉक्टर संजीव कुमार जी, धन्यवाद डॉक्टर अजय सिंह जी और तमाम उन साथियों को जिनके सहयोग से यह वेबिनार सफल हुआ और देश में कोविड महामारी से लड़ने हेतु युवा चेतना निश्चिंतता के साथ, तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ अपने भूमिका के निर्वहन हेतु जिम्मेवार रूप से खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार।